नमस्कार, मैं अर्चना चतुर्वेदी, उप महानिरीक्षक पंजीयन, मुख्यालय भोपाल, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश। आज हम भारतीय स्टाम्प अधिनियम का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की लिखतों पर मध्य प्रदेश में स्टाम्प शुल्क प्रचलित है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि विभागीय अधिकारी जो जिला स्तर पर नियुक्त हैं और उपपंजीयक कार्यालयों में कार्यरत हैं, उन्हें विभाग के संबंध में एक अच्छा ओवरव्यू मिल सके। जो ऑलरेडी इसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं उनकी जानकारी रिवाइव हो जाएगी और जो परिवीक्षाधीन जिला पंजीयक हैं, परिवीक्षाधीन उपपंजीयक हैं, उन्हें विभाग के बारे में एक ओवरव्यू प्राप्त हो सकेगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शुरुआत करते हैं हम इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ से। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, जिसे हम हिंदी में मुद्रांक अधिनियम भी कह सकते हैं, ये 1899 से प्रभावी है, इसकी 1 जुलाई से, और वर्तमान में इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ये अधिनियम संपत्ति अंतरण के दस्तावेजों को वैधता प्रदान करने हेतु इन पर लगने वाले शुल्क की मात्रा व भुगतान के तरीके के संबंध में प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अनुसूचियां 1 और 1 क क्रमशः केंद्र और राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित की जाती हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र के विषयों की सूची में प्रविष्टि क्रमांक 91 से संबंधित दस्तावेजों जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, शेयर, डिबेंचर आदि पर स्टाम्प शुल्क की दरें केंद्रीय विधान के अंतर्गत हैं। संविधान की उक्त अनुसूची में राज्य के विषयों की सूची में प्रविष्टि क्रमांक 63 से संबंधित दस्तावेज जैसे विक्रय, दान, पट्टा, बंधक, हत्याग, विभाजन, इस तरह के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की दरें राज्य विधान के क्षेत्रांतर्गत हैं। हम इसे इस तरह समझ सकते हैं शुरुआत में ही, जैसे आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे देते हैं, अगर नहीं मानते हो तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दें। ये कथन, ये कहावत ही अपने आप में प्रमाण है इस बात का कि स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना मतलब अपनी जिम्मेदारी को जाहिर करना कि हम जो बात कह रहे हैं वो सत्य है। स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे रहे हैं, अगर हम गलत लिखेंगे तो इसका हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये जैसे इस कहावत के जो निहितार्थ हैं उसमें स्टाम्प अधिनियम का जैसे सार समाया हुआ है कि स्टाम्प अधिनियम के प्रावधान क्या हैं और क्यों हैं। भारतीय स्टाम्प अधिनियम ये अपने आप में एक वित्तीय अधिनियम है। इसके अंतर्गत उन दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने के नियम बनते हैं जिनमें संपत्ति के लेन देन रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये अधिनियम स्टाम्प ड्यूटी से जुड़े दायित्वों को भी तय करता है और ये अधिनियम, जैसा कि आप जान गए होंगे, कि स्टाम्प शुल्क के भुगतान को विनियमित करने से संबंधित है, तो जाहिर है कि ये राजस्व उत्पादन का एक स्रोत भी है। ये कानून भारत के राजकोषीय परिदृश्य को आकार देने में अहम भूमिका का निर्वहन करता है। स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियम बनते हैं, जैसे मध्य प्रदेश स्टाम्प नियम 1942। इसी प्रकार जिन दस्तावेजों पर या जिन लिखतों पर, एक बात स्पष्ट कर दूं यहाँ कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम लिखतों को व्यवहृत करता है। स्टाम्प अधिनियम में लिखत शब्द का उल्लेख है, इंग्लिश में जैसे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये हम आगे समझेंगे कि इंस्ट्रूमेंट या लिखत और दस्तावेज में क्या अंतर है। तो ये लिखतों पर संपत्ति के लेन देन जिस दस्तावेज में रिकॉर्ड किए जाते हैं उसे हम लिखत कहते हैं, और ये लिखत पर क्या स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, कैसे लगेगी, इसका निर्धारण स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत होता है। ये एक तरह का ये ड्यूटी है, ये टैक्स है। इससे हमारे राजकोष में वृद्धि होती है। इससे फिर सरकार अपनी योजनाओं को, जिसमें उसे व्यय करना होता है, उसके संबंध में सोच सकती है
नियम बना सकती है, नई नई योजनाएं चालू कर सकती है और उसका आधार हमारे ये स्टाम्प शुल्क से प्राप्त आय होती है। इस मॉड्यूल में हम समझ चुके हैं कि भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 से लागू है और यह संपत्ति के लेन देन के दस्तावेजों पर शुल्क लगाने और उनके भुगतान के तरीके को नियंत्रित करता है, जिससे राजस्व उत्पन्न। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के उद्देश्यों को हम समझते हैं। ये इन उद्देश्यों को पूरा करता है, जैसा कि अभी जिक्र हुआ था, राजस्व उत्पादन। चूंकि संपत्ति के लेन देन से संबंधित लिखतों पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान आवश्यक होता है, ये स्टाम्प शुल्क हमारे राजकोष में जमा होता है, तो सरकार के लिए ये राजस्व के स्रोत के रूप में कार्य करता है। संव्यवहारों का विनियमन, ये अधिनियम विभिन्न लिखतों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाकर ट्रांजैक्शन को नियंत्रित करता है। रिकॉर्ड में आते हैं ट्रांजैक्शन और इनके माध्यम से एक डेटाबेस जनरेट होता है। कानूनी फ्रेमवर्क, ये स्टाम्प ड्यूटी के अधिरोपण, संग्रह और निर्णय के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करता है। अनुपालन प्रवर्तन, ये अधिनियम निर्धारित प्रक्रियाओं और दंडों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। आर्थिक स्थिरता, निष्पक्ष और पारदर्शी संव्यवहार की सुविधा प्रदान करके ये आर्थिक स्थिरता और विकास में योगदान देता है। इस मॉड्यूल में हम समझ चुके हैं कि भारतीय स्टैंप अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राजस्व उत्पादन और संव्यवहारों का विनियमन करना है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रमुख नियम और विनियम। भारतीय मुद्रांक अधिनियम के प्रमुख नियमों और विनियमनों में शामिल है लिखत की प्रकृति अनुसार उस शुल्क निर्धारण की व्यवस्था, शुल्क के भुगतान का समय, यानी कि लिखत को निष्पादित करते समय या उससे पहले मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए, ये प्रावधान। लिखत की वैधता, अपर्याप्त मुद्रांकित लिखत अंडर स्टैम्प डॉक्यूमेंट कहीं भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है जब तक कि इस पर समुचित मुद्रांक शुल्क न चुका दिया जाए अर्थदंड के साथ। अनुपालन, इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारियों को इसका अनुपालन करवाने और उल्लंघन की स्थिति में दंड हेतु कार्यवाही की शक्ति प्राप्त है। छूट, कुछ लिखतों को निर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत यथास्थिति केंद्र या राज्य शासन द्वारा मुद्रांक शुल्क से छूट अथवा कमी की जा सकती है। इसे हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लिखत की प्रकृति अनुसार शुल्क निर्धारण की व्यवस्था, अगर हम सभी लेन देन की लिखतों पर एक ही शुल्क निर्धारित कर देंगे तो ये न्यायोचित नहीं होगा। कुछ लिखतें ऐसी होती हैं जिनमें संपत्ति का एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफर होता है, जैसे कि सेल डीड, विक्रय पत्र, जैसे कि दान, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग चार्ज क्रिएट करते हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पर स्टाम्प शुल्क की दरें अधिक होनी चाहिए और ऐसा है भी। तो इसलिए लिखत की प्रकृति के अनुसार शुल्क निर्धारण की व्यवस्था है। और शुल्क के भुगतान के समय का हम अगर बात करें तो जब किसी लिखत को निष्पादित करते हैं, यहाँ निष्पादन का आशय समझ लीजिए। निष्पादन का अर्थ है हस्ताक्षर करना। कोई दस्तावेज, संपत्ति के लेन देन से संबंधित दस्तावेज को जब लिखा गया तो उसे लिखने वाले यानी जिनकी ओर से ये लिखा गया है वो उस पर हस्ताक्षर अपने अंकित करते हैं। इसका अर्थ है कि वो उस ट्रांजैक्शन को स्वीकार कर रहे हैं, ये उनका निष्पादन है। तो जब हम निष्पादित करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को तब हमसे अपेक्षित होता है कि या तो उस समय या उससे पहले मुद्रांक शुल्क का भुगतान कर दिया जाए। उसके बाद की तिथि में अगर स्टाम्प पेपर खरीदेंगे तो वो मान्य नहीं होंगे। लिखत की वैधता, जैसे मान लीजिए दो लोगों के बीच में कोई अनुबंध, विक्रय का अनुबंध निष्पादित हुआ और उस पर जो शुल्क लगाना चाहिए वो नहीं लगाया, सादे कागज पर निष्पादित कर दिया।
और ऐसे अनुबंध में फिर विक्रेता अगर मुकर जाता है मान लीजिए और किसी और को बिक्री कर देता है, तो क्रेता के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उस अमुद्रांकित दस्तावेज को कहीं ले जाकर प्रस्तुत करे और कहे कि नहीं देखो मेरा हक बनता था, मेरे साथ अनुबंध किया था, अभी वो अनुबंध की अवधि समाप्त नहीं हुई है, इन्होंने किसी और को बेच दिया। वो साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा अगर उस पर स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर नहीं लगी होगी और वो भी निष्पादन की तिथि या उससे पूर्व। यह है इसका अर्थ। स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उनका अनुपालन करवाने के लिए भी एक्ट में प्रावधान दिए हुए हैं। अगर नहीं करते हैं पालन तो उस स्थिति में दंड का भी प्रावधान है और कहाँ कहाँ किस स्थिति में कौन कौन दंड देने के लिए सक्षम है ये अधिनियम की विविध धाराओं में निर्धारित है। कुछ विशिष्ट वर्ग के लिखितों के संबंध में शासन को छूट देने का अधिकार दिया गया है। राज्य शासन को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य सूची से संबंधित लिखितों पर स्टाम्प शुल्क से या तो वो पूरी तरह छूट दे सकती है या कमी कर सकती है। ये प्रावधान भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 के खंड क में दिया हुआ है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत लिखत पर शुल्क का निर्धारण उसकी प्रकृति के अनुसार होता है और शुल्क का भुगतान समय पर करना जरूरी है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क का भुगतान करने के आसान चरण। मुद्रांक शुल्क का किस तरह से भुगतान किया जाना चाहिए या किया जाता है उसे हम समझते हैं। संपत्ति के मूल्य और संव्यवहार की प्रकृति के आधार पर मुद्रांक शुल्क की गणना की जाती है। फिर जब एक बार गणना हो गई, हमें पता चल गया कि हमें कितने शुल्क का भुगतान करना है, तो अब हमें स्टाम्प खरीदने हैं। तो हम कहाँ से खरीदेंगे? तो उसके लिए शासन के सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुज्ञप्त विक्रेताओं से ही ये प्राप्त किए जा सकते हैं। और वो सक्षम अधिकारी कौन है? कलेक्टर ऑफ स्टाम्प। और कलेक्टर ऑफ स्टाम्प हम किसे कहते हैं? पंजीयन और मुद्रांक विभाग में जिन जिला पंजीयकों की नियुक्ति होती है उन्हें कलेक्टर, स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत जिसे कलेक्टर के रूप में परिभाषित किया गया है, उसके अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं, तो उन्हें हम कलेक्टर ऑफ स्टाम्प कहते हैं। पंजीयन और मुद्रांक विभाग में जिला पंजीयक और वरिष्ठ जिला पंजीयक कलेक्टर ऑफ स्टाम्प कहलाते हैं और उन्हें ये प्राधिकार प्राप्त है। एक पॉइंट और है कि प्रदेश में 2015 से ई स्टाम्पिंग की व्यवस्था लागू है। ई स्टाम्पिंग में मुद्रांक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की व्यवस्था है और सेवा प्रदाता के जरिए या स्वयं भी पक्षकार ई स्टाम्प जनरेट कर सकता है स्वयं ऑनलाइन भुगतान करके। ये व्यवस्था 2015 से लागू हुई थी, जिसे संपदा नाम दिया गया। इसका द्वितीय चरण जो है वो 10 अक्टूबर 2024 से लागू हुआ है, जिसमें संपदा प्रणाली में कई आवश्यक उन्नयन किए गए हैं, जिनके अंतर्गत एक फीचर ये भी है कि अब पक्षकार स्वयं अपने लिए स्टाम्प जनरेट कर सकते हैं। पहले सेवा प्रदाता के जरिए ही ये व्यवस्था थी। भारतीय मुद्रांक अधिनियम का पालन न करने के परिणाम। इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर जो परिणाम होते हैं उनमें ये चीजें शामिल हैं। अमान्यता। यदि किसी लिखत पर पर्याप्त शुल्क नहीं चुकाया गया है तो उसे किसी भी तरह से साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकेगा, उस पर एक्ट अपॉन नहीं किया जा सकेगा। दंड। केवल पर्याप्त मुद्रांक शुल्क चुकाना भर काफी नहीं होगा। ऐसे मामलों में इसमें अर्थदंड की भी व्यवस्था है या कानूनी परिणामों का भी सामना करना पड़ सकता है। मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 व 40 इससे संबंधित है। कार्यकारिता। सक्षम अधिकारी अर्थदंड अधिरोपित कर कमी शुल्क वसूली हेतु संपत्ति जब्त करने, कुर्की, नीलामी या अन्य दंडात्मक उपायों के माध्यम से अनुपालन करवाने में सक्षम है। और ये सक्षम अधिकारी यहाँ पर
कलेक्टर ऑफ स्टाम्प है। मुद्रांक अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 9 कलेक्टर को परिभाषित करती है और इसकी शक्तियां जिला पंजीयक को प्रत्यायोजित है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि भारतीय स्टैंप अधिनियम के तहत मुद्रांक शुल्क संपत्ति मूल्य और संव्यवहार की प्रकृति के आधार पर निर्धारित होता है और ई स्टैंपिंग 2000 भारतीय मुद्रांक अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। धारा 2 की उपधारा 14 जिसमें लिखत की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा को आपकी सुविधा के लिए अक्षरशः पढ़कर सुनाते हैं। लिखत के अंतर्गत निम्नलिखित हैं। ऐसा प्रत्येक दस्तावेज जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व सृष्ट, अंतरित, सीमित, विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यत है। किसी स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार के संव्यवहार के लिए इलेक्ट्रॉनिक या इससे अन्यथा कोई ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व सृष्ट, अंतरित, सीमित, विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यत है। और अनुसूची 1 में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज किंतु इसके अंतर्गत ऐसी लिखतें नहीं हैं जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। तो इससे हम ये समझते हैं मोटे तौर पर बोलचाल की भाषा में कि लिखत की परिभाषा में वे दस्तावेज शामिल हैं जिनमें कोई अधिकार में हेरफेर होता है, या मोटे शब्दों में हम कहें विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार में हेरफेर, या तो कोई अधिकार हासिल किया जाता है या खत्म होता है उससे, या वो उसमें कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसा दस्तावेज लिखत की परिभाषा में आता है। सामान्य कोई भी दस्तावेज जो किसी अधिकार के परिवर्तन से शामिल नहीं है वो लिखत नहीं कहलाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक लिखत तो एक दस्तावेज है, लेकिन प्रत्येक दस्तावेज एक लिखत हो यह आवश्यक नहीं। धारा 3 शुल्क की प्रभारिता के प्रावधान इस धारा में है और पहले हमने जिन अनुसूचियों का जिक्र किया है, अनुसूची 1 और अनुसूची 1 का जो शुल्क की प्रभारिता से संबंधित हैं, वे इसी धारा में संदर्भित हैं। धारा 5 एक लिखत में अगर एक से अधिक पृथक पृथक संव्यवहार निहित हो तो उन सभी संव्यवहारों पर पृथक पृथक शुल्क की गणना की जाकर कुल शुल्क चुकाया जाना अपेक्षित होता है। धारा 6 एक लिखत में कोई निहित संव्यवहार अनुसूची के एक से अधिक अनुच्छेद के अंतर्गत यदि आता है तो जिस अनुच्छेद में अधिक शुल्क प्रभार्य है वो लागू होगा। ये प्रावधान धारा 6 करती है। धारा 9 की उपधारा 1 का खंड क किसी भी लिखत किसी वर्ग की लिखतों पर किसी वर्ग विशेष के लिए या कोई भी स्पेसिफिक छूट अगर सरकार देना चाहे तो इस धारा के अंतर्गत दे सकती है। धारा 10 शुल्क के भुगतान के तरीके। शुल्क का भुगतान किस किस तरह से किया जा सकता है, ये धारा 10 में प्रावधानित है। धारा 10 में पूर्व में जो तरीके थे शुल्क के प्रावधान के, या अभी भी ये सेंट्रल एक्ट है तो इसमें अभी भी ये मेंशन्ड है कि कैश के रूप में कर सकते हैं, सेंट्रल एक्ट में ये प्रावधान है। और मध्य प्रदेश के लिए स्टेट स्पेसिफिक जो अमेंडमेंट हुए हैं उसमें फ्रैंकिंग मशीन के जरिए भी शुल्क के प्रावधान की व्यवस्था रखी गई है। और अब जबकि 2015 से ई स्टैंपिंग की व्यवस्था लागू हो गई है तो अब ये व्यवस्था है कि 100 रुपए या इससे ऊपर के अगर आपको स्टाम्प क्रय करने हैं तो वो ई स्टाम्प के रूप में ही होंगे। फिजिकल स्टाम्प 100 रुपए या इससे नीचे के ही उपलब्ध हो सकते हैं। निकट भविष्य में संभव है कि हर अमाउंट के जो स्टाम्प हैं वो ई स्टाम्प के रूप में ही विक्रय हों। निकट भविष्य में ये भी हो सकता है, किंतु धारा 10 जो है वो शुल्क के भुगतान के तरीके विनियमित करती है।
धारा 5 और 6 के बारे में भी हमने पढ़ा था। इनका अंतर समझ लिया जाए कि अगर किसी दस्तावेज में एक किसी प्लॉट के बारे में विक्रय का जिक्र है, फिर किसी और तहसील के किसी और प्लॉट के बारे में भी विक्रय का जिक्र है उसमें, इसी तरह पृथक पृथक कुछ समव्यवहार वर्णित हैं, तो इनमें से प्रत्येक के मूल्य पर शुल्क वसूले जाने की व्यवस्था है। उस भले ही वो एक ही दस्तावेज में लिखे गए हैं, पर शुल्क प्रत्येक समव्यवहार पर वसूला जाएगा क्योंकि वे पृथक पृथक हैं। धारा 6 उस परिस्थिति में लागू होती है जब कोई ऐसा समव्यवहार वर्णित हो जिसके संबंध में ये संशय हो कि ये कौन से लिखत की श्रेणी में आएगा, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। एक से अधिक अनुच्छेद के अंतर्गत आने में का संशय अगर हो तो फिर यह ध्यान रखा जाना होगा कि जिस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिक शुल्क प्रभार्य है वो अनुच्छेद लागू होगा। अन्य प्रावधानों के बारे में जानते हैं। धारा 19 ख। धारा 19 क मध्य प्रदेश में बढ़े हुए शुल्क के लिए दायी लिखतों पर शुल्क का भुगतान। मान लीजिए कोई लिखत मध्य प्रदेश से बाहर निष्पादित हुई है और वह मध्य प्रदेश में स्थित किसी संपत्ति से भी जुड़ी है और वो यहाँ एक्ट अपॉन करने के लिए लाई जाती है, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि मध्य प्रदेश में लागू दर के अनुसार उस पर शुल्क चुकाया गया है अथवा नहीं। हो सकता है कि जिस प्रदेश से वो लाई गई है वहाँ शुल्क की दरें कम हो, तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में जो बढ़े हुए शुल्क से दायी है वो लिखत, तो वो अंतर की राशि वसूल करना आवश्यक है उस लिखत पर एक्ट अपॉन करने से पूर्व। ये प्रावधान धारा 19 क में है। धारा 29 शुल्क की देयता किस पर है। धारा 29 ये बताती है कि किस तरह की लिखत पर कौन व्यक्ति, कौन पक्षकार शुल्क चुकाने के लिए दायी है। विक्रय पत्र की स्थिति में ये देयता क्रेता पर आती है। बंधक पत्र की स्थिति में बंधक करने वाले पर आती है। पट्टे की स्थिति में जिसके पक्ष में पट्टा निष्पादित हुआ है उस पर आती है। इस तरह धारा 29 में विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों पर शुल्क की देयता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। धारा 33 व 38 यदि किसी लोक अधिकारी के पास उसके किसी कार्य के सिलसिले में ऐसी कोई लिखत प्रस्तुत होती है जिस पर समुचित शुल्क नहीं चुकाया गया है, तो ऐसी अपर्याप्त मुद्रांकित लिखत को वो इंपाउंड करेगा, परिबद्ध करेगा, जब्त करेगा और उसे कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के पास भेजेगा। किस कार्य के लिए? उस लिखत पर कितना शुल्क प्रभार्य है इसके अवधारण के लिए और कमी शुल्क वसूली के लिए। धारा 40 ये बताती है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के पास जब ऐसी अपर्याप्त मुद्रांकित लिखतें संदर्भित होती हैं तो वो उन पर क्या कार्यवाही करता है। वो ऐसी लिखतों के संबंध में विस्तृत जांच करता है और जांच के उपरांत अगर वो ये पाएगा कि ये लिखत तो पूर्व से ही पर्याप्त मुद्रांकित है, इस पर कोई ड्यूटी और नहीं चाहिए, तो वो उस पर तदाशय का पृष्ठांकन करेगा। और यदि वो ये पाता है कि इस पर समुचित शुल्क नहीं चुकाया गया है तो उस पर कितना शुल्क प्रभार्य है और कितना कमी शुल्क जमा किया जाना है, वो अपने आदेश में इसका विवरण देगा और ये शुल्क जमा कराएगा। जिला पंजीयकों को मध्य प्रदेश में तहसीलदार की शक्तियां दी गई हैं जिनके जरिए वो कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली करने में सक्षम है। धारा 49 से लेकर धारा 55 तक स्टाम्प रिफंड से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति स्टाम्प खरीदता है और किसी कारणवश वो स्टाम्प उसके आशयित प्रयोजन के लिए निष्फल हो जाता है या खराब हो जाता है, या जिन पक्षकारों द्वारा इसे निष्पादित किया जाना था इस पर लिखत को, वो निष्पादित नहीं करते हैं, किसी भी कारण से अगर वो स्टाम्प उपयोग में लाने लायक नहीं रह गया है, तो उसकी कुछ शर्तों के अधीन रिफंड की व्यवस्था है और इस रिफंड के लिए आवेदन कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष किया जा सकता है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प यदि ये पाते हैं
कि यह निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत हुआ है और आवेदक सचमुच पात्र है इसका, तो वो निर्धारित कटौती जो कि अभी 2% है, कुछ सेक्शंस के अंतर्गत 2% है, कुछ सेक्शन में ये 10% है, तो वो कटौती करके शेष स्टाम्प राशि का रिफंड करने में सक्षम है। धारा 62 से लेकर 70 तक ये धाराएं दंडिक अपराध के संबंध में प्रावधान करती हैं। यदि कोई जानबूझकर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट निष्पादित करता है जिसमें स्टाम्प शुल्क नहीं चुकाया गया है, तो ऐसे प्रकरणों में अभियोजन के भी प्रावधान हैं, दंड के प्रावधान हैं। स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 और इससे जुड़ी हुई धारा 64 ये बताती है कि किसी लिखत में अगर पक्षकारों द्वारा जानबूझकर स्टाम्प शुल्क को प्रभावित करने वाले तथ्य छुपाए जाएं, तो उन पर अभियोजन किया जा सकता है और 5,000 रुपए तक का जुर्माना इसमें लग सकता है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि भारतीय स्टैंप अधिनियम के तहत दस्तावेजों पर शुल्क निर्धारित किया जाता है और भुगतान के विभिन्न तरीके जैसे ई स्टैंपिंग और ऑनलाइन भुगतान उपलब्ध हैं। भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत किए गए निर्णयों की अपील व पुनरीक्षण। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपर्याप्त मुद्रांकित लिखतों के संबंध में जांच उपरांत आदेश पारित किया जाता है कमी शुल्क वसूली के संबंध में। यदि पक्षकार इससे सहमत नहीं है, उसे लगता है कि उसका पक्ष नहीं सुना गया या निर्णय गलत है, गलत धारणा पर आधारित है, किसी भी स्थिति में, तो उसके पास अपील का विकल्प मौजूद है। वो निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील संभागीय आयुक्त राजस्व के समक्ष कर सकता है और प्रथम अपील में भी जो निर्णय पारित हुआ अगर उससे भी वो संतुष्ट नहीं है, तो द्वितीय अपील राजस्व मंडल के समक्ष कर सकता है। इसी प्रकार पुनरीक्षण के भी प्रावधान हैं जो धारा 56 से प्रशासित होते हैं। मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को यह शक्ति प्राप्त है, जो कि राजस्व मंडल है मध्य प्रदेश में, और अधिनियम की धारा 56 की उपधारा 1 की शक्तियां महानिरीक्षक पंजीयन को प्रत्यायोजित की गई हैं। तो पुनरीक्षण का ये प्राधिकार जो है वो महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा भी उपयोग में लाया जा सकता है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि अगर किसी को स्टाम्प शुल्क से संबंधित निर्णय पर आपत्ति है, तो वह अपील और पुनरीक्षण के लिए सक्षम अधिकारियों के पास जा सकता है। अब हम शेड्यूल 1A अनुसूची 1 का को देखेंगे। इसमें विविध प्रकार की लिखतों के संबंध में कौन कौन से किस किस प्रकार से शुल्क प्रभार्य है ये सूचीबद्ध किया गया है। जैसे कि अभिस्वीकृति, जैसा आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे, अभिस्वीकृति के भी 2 भाग हैं। तो ऐसी अभिस्वीकृति जो किसी ऋण की रकम या मूल्य में 500 रुपए से अधिक की जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से या किसी बही में जो बैंककार की पासबुक से भिन्न है या किसी पृथक कागज के टुकड़े पर लिखी जाए या हस्ताक्षरित की जाए, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया है, तो ऐसी अभिस्वीकृति के लिए 10 रुपए शुल्क प्रभार्य है। और दूसरे प्रकार की अभिस्वीकृति जो अनुच्छेद 2 में आती है, वो किसी ऐसे अन्य अभिलेख के लेखे जो किसी अन्य अभिलेख के लेखे प्रतिफल के भुगतान की प्राप्ति की हो, जिसे पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, तो ऐसी अभिस्वीकृति के लिए 5,000 रुपए शुल्क प्रभार्य है। जैसे किसी पंजीबद्ध अभिलेख में अगर ये लिखा गया हो कि रजिस्ट्री के बाद इतनी रकम दी जाएगी और फिर उस रकम की अभिस्वीकृति दी गई हो, तो ऐसी अभिस्वीकृति पर 5,000 रुपए शुल्क प्रभार्य है। इसी तरह अब आप आगे भी देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों पर किस प्रकार से शुल्क प्रभार्य है। देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। प्रत्येक दस्तावेज
का विस्तृत विवरण देना आवश्यक नहीं है। बहुत सारे कुछ मुख्य मुख्य दस्तावेजों पर ही हम लोग विशेष चर्चा कर लेंगे। दत्तक विलेख है, उस पर 2000 रुपये शुल्क प्रभार्य है, जो किसी मूल्य पर निर्भर नहीं करता। शपथ पत्र पर 50 रुपये है। करार या करार का ज्ञापन, हम जिसे बोलचाल की भाषा में अनुबंध कहते हैं, अग्रीमेंट, तो इसके भी बहुत सारे भाग हैं। तो आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 6 में ऐसे सभी अनुबंधों पर शुल्क के प्रावधान किए गए हैं। मुख्य रूप से वे अनुबंध जिनसे विशेष वास्ता पड़ता है आम जनता का, वो है संपत्ति के विक्रय से संबंधित अनुबंध। उनके लिए इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि वो अनुबंध यदि कब्जा रहित हो तो केवल 1000 रुपये शुल्क प्रभार्य है, और कब्जा सहित हो तो उस पर हस्तांतरण पत्र की तरह जो अनुच्छेद 25 में दिया गया है उसके अनुसार शुल्क प्रभार्य होता है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण अनुबंध है विकास अनुबंध। ऐसे अनेक अनुबंध देखने में आते हैं जिनमें संपत्ति के मालिक द्वारा, या वो अगर पट्टेदार है तो उसके द्वारा बिल्डर से अनुबंध कर लिया जाता है कि वो उसके भूखंड पर विकास कार्य करके संपत्ति निर्मित करे, और संपत्ति के निर्माण के पश्चात ये संभव है कि वो विकासकर्ता को विक्रय का अधिकार भी दे, और ये भी हो सकता है कि वो विकास का अधिकार नहीं दे। तो दोनों ही परिस्थितियों में अलग अलग क्या शुल्क लागू है, ये अनुच्छेद 6 में वर्णित है। 6 के भाग 1 में वे प्रावधान दिए गए हैं जिसमें बिल्डर को विकसित संपत्ति में से कुछ भाग बेचने का अधिकार दिया जाता है। ऐसे अनुबंधों में 2 प्रकार से ड्यूटी का कैलकुलेशन होता है। पहला तो यह है कि संपूर्ण भूमि जिसे विकसित किया जा रहा है उस पर हस्तांतरण पत्र की भांति जो शुल्क लगता है उसका आधा, या बिल्डर को जिस अनुपात में संपत्ति बेचने का अधिकार दिया जा रहा है संपूर्ण भूमि के केवल उस भाग के बाजार मूल्य पर अनुपातिक रूप से जो कन्वेंस पर ड्यूटी लगती है वो, इन दोनों में से जो भी अधिक हो। अगर बिल्डर को अधिकार नहीं दिया गया है तो ऐसे यानी कि भाग 1 के अंतर्गत न आने वाले मामलों के लिए न्यूनतम 1000 रुपये के अध्ययन रहते हुए विकास के लिए प्रस्तावित संपूर्ण भूमि के बाजार मूल्य पर 0.25% शुल्क प्रभार्य होता है। इसी प्रकार ये अन्य अनुच्छेदों के बारे में भी आप सूची में देख सकते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 64 तक विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों पर देय शुल्क के बारे में जानकारी सूची में उपलब्ध है। कुछ प्रमुख दस्तावेजों के बारे में समझ लेते हैं हम लोग जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जैसा कि आपको विदित है, विक्रय पत्र शायद 60 से 65% टोटल दस्तावेजों का लगभग 65% विक्रय पत्र पंजीकृत होते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। इस पर मुद्रांक शुल्क 5% की दर से प्रभार्य होता है, और ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। हस्तांतरण पत्र के अंतर्गत विक्रय पत्र भी आते हैं, और हस्तांतरण पत्र पर 5% की दर से मुद्रांक शुल्क प्रभार्य है। अन्य कई अनुच्छेदों में आप देखेंगे कि हस्तांतरण पत्र अनुच्छेद 25 के हवाले से ड्यूटी रेफर की गई है, जैसे विभाजन, एक्सचेंज या विनिमय पत्र हम जैसे कह सकते हैं। इसी तरह भागीदारी विलेख और भी ऐसे अन्य कई अनुच्छेद हैं जिनमें
इस अनुच्छेद 25 को रेफर किया गया है ताकि ड्यूटी कितनी लगनी है उस अनुच्छेद के अंतर्गत ये हम कैलकुलेट कर सकें। तो हमने ये जाना कि हस्तांतरण पत्र के अंतर्गत 5% की दर से शुल्क प्रभार्य होता है। इसी तरह विभाजन या बंटवारा अगर वो परिवार के सदस्यों के मध्य नहीं है तो उस पर भी 5% की दर से शुल्क प्रभार्य होता है। लेकिन बंटवारे से संबंधित अनुच्छेद में जब आप जाएंगे इस अनुसूची में तो उसमें उसे अनुच्छेद 25 से रेफर किया गया है। इसका अर्थ यह है कि उसमें भी 5% की दर से शुल्क लगेगा। अंतर केवल इतना है कि जब बंटवारा किया जाता है तो सबसे बड़े भाग को छोड़कर शेष भागों का जो बाजार मूल्य होता है उस पर 5% की दर से शुल्क लगता है। बंटवारे में यदि वह परिवार के मध्य है तो मध्य प्रदेश शासन में अधिसूचना के द्वारा ये शुल्क घटाकर 0.5% कर दिया गया है, जो पहले 2.5% हुआ करता था। ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है दान पत्र, गिफ्ट डीड। इस पर भी हस्तांतरण की ही भांति 5% की दर से शुल्क प्रभार्य होता है। इसी प्रकार लीज डीड, पट्टा विलेख, या हम भाड़ा नोट भी कह सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट, किरायानामा, ये लीज की श्रेणी में आते हैं। तो इन पर इनकी अवधि के अनुसार शुल्क प्रभार्य होता है। न्यूनतम शुल्क 500 रुपये है। अनुच्छेद 38 में इसका विवरण दिया गया है। पट्टा विलेख के अंतर्गत ही खनिज पट्टे के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन मध्य प्रदेश में 2016 से किए गए हैं, 14 जनवरी 16 से। और वर्तमान में खनिज पट्टों में इस तरह से शुल्क लगता है कि मुख्य खनिज पर 2% की दर से और गौण खनिज पर 1.25% की दर से उस राशि पर जो कि उस पट्टे के अधीन देय या परिदेय हो। ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है बंधक पत्र, प्रॉपर्टी को गिरवी रखने संबंधी, जो हम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं। तो बंधक पत्र पर 0.5% की दर से मुद्रांक शुल्क प्रभार्य है लोन अमाउंट पर। ऐसे ही एक और दस्तावेज होता है हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, जिसे हम सामयिक बंधक भी कहते हैं। उस पर शुल्क अभी 0.25% लगता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे घटाया भी गया है। इस प्रकार हमने ये जाना कि कुछ विशेष दस्तावेजों पर कितना शुल्क प्रभार्य है। एक और उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिहाज से परिवार में पत्नी या पुत्री को अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति में शामिल करता है तो ऐसे विलेख पर शुल्क हस्तांतरण की तरह 5% नहीं लगता, बल्कि केवल 1000 रुपये शुल्क प्रभार्य है। जैसा कि आप लोगों ने शेड्यूल 1A के सूची में देखा, विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों पर किस किस प्रकार से शुल्क प्रभार्य है। कुछ विशेष दस्तावेजों के बारे में, प्रभार्य शुल्क के बारे में अभी बताया गया। एक और दस्तावेज है हक त्याग, जिसके संबंध में अक्सर संदेह की स्थिति बनती है। हक त्याग पर मध्य प्रदेश में परिवार के मध्य अगर हक त्याग हो तो उस पर शुल्क घटाकर 0.5% कर दिया गया है, 2.5% से घटाकर। हक त्याग कैसे, किन परिस्थितियों में निर्मित होता है, ये समझ लें। जब संपत्ति के कई को ओनर होते हैं, उनमें से कुछ सहस्वामी शेष बचे हुए सहस्वामियों के संबंध में संपत्ति का हक त्याग करते हैं, चाहे वो प्रतिफल लेकर हो या प्रतिफल रहित हो। ऐसा दस्तावेज
हक त्याग सृजित करता है और ऐसे हक त्याग के दस्तावेज पर अगर वो परिवार के मध्य नहीं है तो हस्तांतरण की भांति शुल्क प्रभार्य होता है, जिसकी दर 5% है, और अगर परिवार के मध्य है तो 0.5% की दर से शुल्क प्रभार्य होता है, जो धारा 9(1) का के अंतर्गत घटाकर किया गया है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि स्टाम्प अनुसूची 1 का विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के बारे में शुल्क निर्धारण करती है। तद अनुसार शुल्क प्रभार्य होने शुल्क चुका दिए जाने के उपरांत ही दस्तावेज का पंजीयन होना अपेक्षित है। दस्तावेज के पंजीयन से पूर्व समुचित शुल्क चुकाया जाना अनिवार्य है। ये अनुसूची आप लोग विस्तार से अनुच्छेद दर अनुच्छेद, दस्तावेज दर अनुच्छेद अच्छे से समय लेकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये रिसोर्स मटेरियल के रूप में उपलब्ध है। धन्यवाद। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि विभिन्न दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क किस तरह से निर्धारित होता है, जैसे विक्रय पत्र, दान पत्र, बंधक पत्र और हक त्याग। कुछ मामलों में शुल्क में छूट भी दी जाती है। हमने इस कोर्स से सीखा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के उद्देश्यों जैसे राजस्व उत्पादन और विनियमन, मुख्य नियमों और विनियमों जैसे मुद्रांक शुल्क का भुगतान और समय, मुद्रांक शुल्क न चुकाने पर दंड और परिणाम, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों जैसे लिखत की परिभाषा और शुल्क निर्धारण, निर्णयों की अपील और पुनरीक्षण प्रक्रिया,